मतलब ये युद्ध का विराम होगा, ये समझौता नहीं होगा, इसमें सेना वापस नहीं जाएगी। ठीक है। अब यहां से दो फलक निकलते हैं, दो सवाल होंगे कि एक जो बातचीत चल रही है और उसमें पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहे हैं, एक उम्मीद दिखाई दे रही है, तो क्या रूस और यूक्रेन दोनों के लिए वो लाइन आ गई है जिसको दोनों क्रॉस नहीं करना चाहेंगे? रूस के ऊपर जिस तरह के आर्थिक दबाव है और यूक्रेन बिल्कुल तबाही की कगार पे खड़ा है, जेलेंस्की को फैसला तो करना होगा। और दूसरा एक सवाल उठता है जो पहले मैं सुशांत जी के पास लेके जाता हूं, फिर बाकी के दो सवाल को हम अपने अन्य मेहमानों से पूछेंगे। सुशांत साहब, एक बात बताइए, और ये बहुत लोगों के मन का सवाल है कि रूस की जितनी बड़ी ताकत है, अभी ठीक है जेड तरार साहब कह रहे थे कि हमने इतने हथियार दिए हैं उनको रोकने के लिए और तमाम चीजें, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कहां रूस और यूक्रेन में आप हथियार भेज भी दें तो उनको चलाने वाले, उनको लड़ने वाले, सेना उनकी छोटी सी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी बड़ी महाशक्ति को यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए इतना टाइम लग जा रहा है? देखिए, तीन चार चीजें हैं मेरे ख्याल। हम जिस तरीके से युद्ध को परसीव करते हैं उसको बदलने की जरूरत है। ये बात ठीक है आपकी कि ऑन पेपर, कागज के ऊपर तो रूस की बहुत शक्ति है, उसके पास तमाम वो सारे के सारे हथियार हैं जिससे वो कुछ भी कर सकता है, और उसके मुकाबले में यूक्रेन के पास वो कुछ भी नहीं था। लेकिन दो या तीन चीजें, एक जज्बा। मेरे ख्याल रूस ने कभी ये नहीं सोचा था कि इस जज्बे से जो है यूक्रेन के लोग एक रेजिस्टेंस करेंगे रूस के आक्रमण की। क्योंकि क्राइमिया में जब रूस ने आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया तब तो बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई थी, शायद एक गोली भी नहीं चली थी उस समय, और यूक्रेन ढेर हो गया था। यहां पर वो नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी चीज, जो अमेरिका और जो बाकी देश इनको हथियार दे रहे हैं, वो देखिए वो उस तरीके के हथियार नहीं है, वो बहुत बड़े वेपन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, वो असिमेट्रिक वॉरफेयर के हथियार हैं। कि भाई अगर हैंड हेल्ड एंटी टैंक मिसाइल्स हैं या एंटी टैंक वेपन्स हैं या रॉकेट्स हैं, वो कोई भी उसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, और उसको कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है विद मिनिमम ट्रेनिंग। और उसने सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है रूस को, उसने पहुंचाया है। तीसरी चीज ये कि रूस, और ये हमारे लिए भी अब बहुत सोचने की बात है, कि रूस के जो हथियार थे, जो बड़े वेपन प्लेटफॉर्म्स थे, वो किस तरीके से वहां पर विफल हुए हैं, फेल हुए हैं, और जैसे एक जिसे आप कहें कि कागज का घर है, उस तरीके से वो कोलैप्स किए हैं। मेरे ख्याल ये हमारे लिए बहुत एक चिंता का विषय होना चाहिए भारतीय सेना के लिए, कि हम उन वेपन्स के सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, क्या हम उसके साथ एक युद्ध लड़ सकते हैं? और क्या दूसरी चीज, जब हम अपने वॉर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, चाहे वो चीन के साथ हो जहां पर हमारे को एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, या पाकिस्तान के साथ हो, तो वो इस परिपेक्ष में जो हम यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख रहे हैं, उसमें हमारी वॉर स्ट्रैटेजीज कितनी कारगर साबित होंगी, और क्या हम सही राह पर हैं? तो मेरे ख्याल ये एक अध्ययन हमारे को भी करने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल रूस के लिए जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वो ये है कि वो आगे तो बढ़ नहीं पा रही, और बढ़ने का एकमात्र जरिया ये है कि वो शहरों के ऊपर उस एक जिसे कह रहे हैं कि खूंखार तरीके से बमबारी करे कि उनको टोटली ध्वस्त कर दे और फिर ऑक्यूपाई करे। लेकिन क्या रूस ये करके फिर जो वो कहते हैं कि यूक्रेनी जो हैं वो हमारे ही